प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी जिज्ञासा विथ ओपी सर चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है, सबसे पहले मैं इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि सुपर टेट का केवल 2 वीडियो, सुबह एक अपलोड किया था हिंदी का और शाम को मैंने मैथ का डाला, लेकिन आप लोगों ने वास्तव में बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। मैं इसके लिए आप लोगों का आभारी हूँ हृदय से, और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब किया है। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए और शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरे से भी करवाएं। धन्यवाद। इसके बाद मैं चलता हूं आप लोगों की क्लास पे। हिंदी का देखिए, जहां से मैंने क्लास छोड़ा हुआ था मैंने चर्चा किया था वर्ण के भेद, और मैंने बताया था कि वर्ण के 2 भेद हैं। पहला है स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। यह भी बता दिया था कि स्वर, अगर मौलिक स्वर पूछा जाए तो 4 होते हैं, कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर मौलिक व्यंजन पूछा जाए तो 33 होते हैं, जबकि कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है, 41। तो सबसे पहले मैं केवल स्वर पे चलूंगा। ध्यान से देखिए, पहला एक एक करके चलेंगे, पहले स्वर को समाप्त करेंगे फिर व्यंजन पे आएंगे। तो देखते हैं वास्तव में स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर क्या होते हैं और स्वर के कितने भेद होते हैं। ध्यान से सभी लोग देखिएगा। स्वर की चर्चा करूंगा। स्वर हम किसे कहते हैं? सबसे पहले तो यह जानना होगा कि स्वर कहते किसे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मित्रों, वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से की जाए, वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से की जाए, जिनके उच्चारण में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो और वे सभी स्वतंत्र भी होते हैं, वही स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण के उच्चारण में मुझे किसी भी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं होती, न व्यंजन की आवश्यकता होती है, किसी की भी नहीं, किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। तो ध्यान से देखिए, स्वर ये स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार कि स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ध्यान से देखिए, स्वतंत्र। अच्छा, ध्यान से ये भी देखिए कि मैं इसका जितना भी आपको ये हिंदी की क्लास ले रहा हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छी बुक भी बना रहा हूँ और आपको ये उपलब्धि की भी करवा दूंगा समय पर। जितना पढ़ा, लेकिन पढ़ना आवश्यक है। जब से समझेंगे नहीं तब से किताबों की बात को भी समझ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए, अब हम चर्चा करेंगे स्वर के भेद। स्वर के भेद देखिए, हिंदी में जो स्वर के भेद पहले और इसके बाद स्वर कितने होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि स्वर के में अगर मौलिक स्वर पूछा जाए, मौलिक स्वरों की संख्या या मूल स्वरों की संख्या, तब कितने होते हैं? 4। और अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए, कुल स्वरों की संख्या, तो 11 होती है। अब ये जो मौलिक स्वर हैं कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिएगा। ये अ, ई, उ और री, ये 4 हैं जो मूल स्वर हैं, और ये कुल स्वरों की संख्या 11 है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, कुल की जब हम बात करेंगे तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और आओ। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितने हुए? 11 हुए। तो कुल स्वरों की संख्या ये कितनी हुई? 11। ध्यान से देखिए, मौलिक स्वरों की संख्या 4,
कुल स्वरों की संख्या 11। हाँ, एक बात में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, कहीं कहीं दिया होता है 13, वो जो 13 होते हैं वो हिंदी में नहीं होते, वो संस्कृत में होते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम स्वरों की कुल संख्या की बात करेंगे, स्वर अगर पूछेंगे कुल कितने होते हैं, अगर हिंदी में कहेंगे, हिंदी में, तो हिंदी में केवल और केवल 11 होते हैं। जबकि अगर हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत में कितने होते हैं, तब हम कहेंगे 13 होते हैं। ये 13 कौन से बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें 2 और बढ़ जाते हैं, एक ये री, बड़ा री, और प्लस ली, ये 2 स्वर। तो इधर 11 और प्लस 2, ये 13 संस्कृत में हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में केवल और केवल 11 ही होते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं स्वरों के भेद। स्वर आप लोगों ने समझ लिया होगा, अब स्वर के भेद पर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्वर के भेद। स्वर के भेद। अब देखिए, जब स्वर के भेद की बात हम करेंगे तो कोई एक आधार नहीं है स्वर के भेद का। स्वर के आधार के जो भेद हम करेंगे, स्वर के भेद का आधार 5 भागों में हमने बांटा है, और सभी जगह से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखिएगा, सभी जगह से। देखिए, पहला अगर हम कहेंगे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद। ध्यान से देखिएगा, स्वरों के भेद। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर अगर हम कहेंगे कि स्वरों के भेद कितने हैं, तो ध्यान से देखिए, तब कितने हो जाएंगे, 3। और यदि हम कहें, ध्यान से देखिए, दूसरा, सबको देख लीजिए, इसके बाद एक एक पे आएंगे, इसको भी समझाएंगे कैसे 3 है, ठीक ना। यहाँ देखिए, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद। दूसरा, ओष्ठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। फिर देखिए, तीसरा हम क्या कहेंगे, जीभ या जिह्वा की क्रियाशीलता। ध्यान से देखिएगा, क्रियाशीलता, या इसी को हम कह सकते हैं सक्रियता, यानी एक्टिव, कितना एक्टिव है, सक्रियता के आधार पर स्वरों के भेद। सक्रियता के आधार पर स्वरों के भेद। अगला देखिए, चौथा, मुखाकृति या मुख विवर, मुखाकृति या मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। और पांचवा और अंतिम अगर हम कहें, तो अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के भेद। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के भेद। चलिए सब पे चर्चा करते हैं एक एक करके, लेकिन ये बता दें कहाँ किसके आधार पर कितने। हमने कहा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, 3। अभी हम बताएंगे कौन कौन से हैं 3, उसके विषय में पूरी चर्चा करेंगे। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। अब आइए, जीभ या जिह्वा की क्रियाशीलता, सक्रियता
कौन सा भाग एक्टिव है, बीच वाला एक्टिव है कि एकदम आगे वाला एक्टिव है कि पश्च भाग एक्टिव है। तो इसके आधार पे हम कहेंगे कितने भेद होते हैं, 3। मुखाकृति या मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर, जब कितना मुख खुलेगा उसके आधार पर कितने भेद हैं, तब हम कहेंगे कितने हैं, 4 हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं कितने भेद हैं, 4। ये आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ लिख दे रहे हैं 3 भेद। यानी जीभ की या जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भेद, जबकि मुखाकृति या मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, 4। अंतिम देखिए, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, कुल 2। अब देखिए इतने आधार हैं स्वरों के भेद, और सभी जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और विशेषकर सुपर टेट में, टेट में, सी टेट में यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। और ये आपको भी इसको आपको पढ़ाएंगे भी विस्तृत रूप से, और आपको तैयार भी करवाएंगे। अगर आप इसको पूरी क्लास लेंगे तो आपको भूलेगा कभी नहीं, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए बारी बारी से एक एक करके आपकी क्लास लेता हूँ। पहले पर मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कुल 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद होते हैं और उनकी क्या विशेषता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर कौन कौन से भेद हैं, सभी लोग देखिएगा। अगर हम कहें, ध्यान से देखिए, पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा, अभी आगे भी हम चर्चा करेंगे, ह्रस्व स्वर, केवल इतना बोल रहे हैं। दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। कभी कभी यही तीनों नाम बता करके छोड़ दिया जाता है और क्वेश्चन दूसरे नाम से पूछ लिया जाता है। प्रश्न कहीं दूसरे नाम से आ गया तो आप लोग गलत कर देते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर को ही हम छोटा स्वर भी कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर को ही हम लघु स्वर भी कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर को ही हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, और इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ध्यान से देखिए कितने नाम हो गए, ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर। क्यों कहते हैं ये इसकी भी चर्चा करेंगे। पहले एक एक करके हम सभी का नाम देखते हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को हम बड़ा स्वर भी कह सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए बड़ा स्वर भी कह सकते हैं और संधि स्वर भी कह सकते हैं, और एक मात्रिक वहां कहेंगे तो यहाँ द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, द्विमात्रिक स्वर। इसे हम ध्यान से देखिए दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर, इतने नामों से हम जानते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए प्लुत स्वर को, ये जो प्लुत स्वर है इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। चलिए सब पर एक बार, अच्छा इसे गुरु स्वर भी कहते हैं। ध्यान से देखिए गुरु। अब सबको देखते हैं कि कौन और कितना क्या होता है। ध्यान से देखिए गुरु स्वर, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए गुरु स्वर, गुरु स्वर भी कहते हैं। अब दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए ह्रस्व स्वर, ये कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर क्यों कहते हैं, छोटा स्वर क्यों कहते हैं, लघु स्वर क्यों कहते हैं, एक मात्रिक या मूल स्वर क्यों कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल केवल और केवल 4 होती है। कौन कौन से, इसको आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखिए अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 4।
ह्रस्व स्वर क्या होता है, मौलिक स्वर क्या होते हैं, यानी ह्रस्व स्वर ये किसी से मिलकर के नहीं बना होता है, यह किन्हीं दो स्वरों से मिलकर के नहीं बना होता है, बल्कि अपना मौलिक रूप होता है। यहाँ देखिए मूल स्वर, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मूल स्वर। और इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो एक मात्रा के समय बराबर, मतलब कि हम मान लेते हैं कि एक मात्रा के बराबर समय लगता है उच्चारण करने में। उसी प्रकार दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर ध्यान से देखिए, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, जब ये 4 हो गए तो निश्चित रूप से कितने होंगे, 7 होंगे, क्योंकि टोटल 11 होते हैं। तो देखिए कौन कौन से जो बच गए वो दीर्घ स्वर होगा, नहीं आ, ई, उ, ध्यान से देखिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और आओ, ये 7 होते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये दीर्घ स्वर जो हैं इनको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसका दुगुना समय किसके उच्चारण में लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। इसीलिए हम इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, संधि स्वर क्यों कहते हैं, क्यों संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी आपको दिखाएंगे आगे संधि करके, क्योंकि यह 2 स्वरों से मिलकर के बना है। ध्यान से देखिएगा, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 2 स्वरों से मिलकर बना है। इसका संधि विच्छेद आप कर सकते हैं, इसका संधि हुआ है तो संधि विच्छेद हो सकता है, और इसमें संधि नहीं हुआ है तो मौलिक है तो इसका संधि विच्छेद आप नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। फिर हम आगे चलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को देखिए क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। प्लुत स्वर क्या है, त्रिमात्रिक स्वर है। अब क्यों त्रिमात्रिक कहते हैं, क्योंकि हर्ष स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है इसका 3 गुना समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है। अब देखिए, यहाँ तो आपने जान लिया था कि ये जो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर हैं कितने हैं, 4, और ये कितने हैं दीर्घ स्वर, ये कुल हैं 7, लेकिन प्लुत स्वरों की संख्या कुल कितनी है, 8। कितनी है, 8। अच्छा, प्लुत स्वर क्या है, इसे त्रिमात्रिक क्यों कहते हैं तो जान गए, क्योंकि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये इनकी संख्या 8 है, कौन कौन सी है, यानी और प्लस 7 के 7 दीर्घ स्वर, 7 दीर्घ स्वर, और 7 दीर्घ स्वर मिलकर के कितने हो गए, कुल 8 हो गए कि नहीं हुए, 8, और इन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखिएगा क्यों इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं और 7 दीर्घ स्वर को, क्योंकि अ को हम लंबे समय तक बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए, उच्चारण करना हो अ का अगर हम लंबे समय तक उच्चारण करेंगे तो अ अपने मूल स्वर में ही बना रहेगा, कोई दूसरा रूप परिवर्तन नहीं कर लेगा, रूप इसका बदल नहीं जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 7 दीर्घ स्वर का भी लंबे समय तक उच्चारण करेंगे तो स्वर वही बना रहेगा, यानी दूसरा स्वर नहीं बन जाएगा। जबकि इसके अलावा जो 3 और स्वर हैं, ई, उ, री, अ को छोड़कर, ये 3 स्वर जो मूल स्वर में हैं, इनका अगर हम ई का उच्चारण करें, ऊ का करें या री का करें तो यह अपना रूप बदल लेगा और दीर्घ रूप धारण कर लेगा, इसलिए यह प्लुत रूप में नहीं गिना जा सकता। ध्यान से देखिए, जैसे हम अ कहें, लंबे समय तक कहें, चाहे जितना लंबा हम उच्चारण करेंगे लेकिन अ ही निकलेगा, अ के अलावा कोई दूसरा स्वर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से ये जो 7 दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और लंबा उच्चारित करें तो भी वही अपने रूप में ही बना रहेगा, दूसरा स्वर बदल नहीं जाएगा, इसलिए हम इसे प्लुत रूप में कर सकते हैं, यानी यह प्लुत रूप में हो सकता है, लंबे समय तक बोला जा सकता है। ध्यान से रखिएगा। हाँ देखिएगा, आप लोगों को बताएंगे यहाँ प्लुत की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, प्लुत
प्लुत का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लुत स्वर का एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। हमने कहा अगर प्लुत स्वरों की संख्या कभी पूछ ली जाए तो बताइएगा कितना, 8। और प्लुत स्वर में आपको जगह जगह मिला होगा, एक एग्जाम्पल हमेशा मिलता है, आप लोग देखे होंगे, ओम, ओम मिलता है। और इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि और कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बताया प्लुत क्या होता है, यानी जिस स्वर को हम लंबे समय तक खींच कर बोल सकते हैं और वह स्वर परिवर्तित न हो जाए लंबे समय बोलने में, तो वही प्लुत हो जाता है, प्लुत का रूप धारण कर लेता है। तो देखिए यहाँ ओम शब्द को, इसके पहले ध्यान से देखिए, इसके पहले शब्द को हम क्या बोलेंगे, ओ, लंबे समय तक बोलेंगे तो ओम हो गया, ठीक है। इसको हमें लंबे समय तक बोलना है। तो यहाँ ओम, देखिए ओम क्या है ना, अब प्लुत स्वर संस्कृत में चलता था, अब हिंदी में ज्यादा प्रयोग नहीं होता। लेकिन इसके अलावा भी किसी भी शब्द को, जैसे हमने कह दिया मान लीजिए मैया, अब हम अगर मैया शब्द को ध्यान से देखिए, यह एग्जाम्पल अब लिख सकते हैं, मैया को हम लंबे समय तक बोले मैया, तो आ ही निकलेगा। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, यानी एग्जाम्पल के रूप में इनको आप दर्शा सकते हैं। तो चलिए अब आप तीनों स्वर के भेद समझ चुके होंगे, यानी स्वर के तीनों भेद आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसको बताएंगे। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं, देखते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा। हाँ, जैसे आपने अभी देखा दीर्घ स्वर, सभी लोग देखिए दीर्घ स्वर मैंने कहा कि कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। यही ना, आप कहेंगे ये साथ के साथ क्या हैं, यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या, देखिए कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप लोगों को बता दें दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे 7, और 7 ही होते हैं। अब आइए चलिए चलते हैं, अगर बताइए मैं आ का संधि करूंगा, मैंने बताया था कि इसे संधि स्वर भी कहते हैं, यानी इसी को संधि स्वर भी कहते हैं, आप संधि स्वर कह सकते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका संधि हुआ है। ध्यान से देखिए, आ को हम कह सकते हैं अ और अ से मिलकर के बना है। अगर ई की बात करेंगे तो ई प्लस ई मिलके बना हुआ है। अगर ऊ की करेंगे तो ऊ प्लस ऊ मिलके बना है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम ए की बात करें तो अ, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ए किससे मिलके बना है, अ किससे, ओ किससे, औ किससे। तो ध्यान से देखिएगा, ए जो है अ धन ई से मिलकर के बना, जबकि अ की अगर हम संधि विच्छेद करें तो अ, अब आप लोग बताइएगा क्या होंगे, अपना स्वयं में देख लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास नहीं ले रहा हूं कि आप कमेंट करके बताएं और तुरंत जो है हम इसका जवाब दें और देखें कितने लोग सही बता पा रहे हैं। बहुत ही जल्दी लाइव क्लास लूंगा। आप लोगों का जो प्रेम है, जो जितना जल्दी सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही सब्सक्राइबर हो जाएंगे मुझे उम्मीद है, तो मैं लाइव भी लेने लगूंगा। अगर 1000 सब्सक्राइबर पार कर गया तो फिर लाइव लेना शुरू कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, आए अ और ए मिल करके बनता है, यही गलती मत करिएगा। कुछ लोग बड़ा ई कर देते हैं, यानी कहते हैं अ धन बड़ा, चूंकि ये छोटा ई है तो यहाँ बड़ा ई हो जाएगा, ऐसा नहीं, यहाँ दीर्घ ही नहीं होगा बल्कि अ धन ए होगा। चलिए ओ का संधि विच्छेद करते हैं, अ और उ मिलके बना होता है, यानी लघु उ। और जबकि औ का अगर हम कहेंगे तो अ और ओ मिल करके बना होता है, यहाँ भी बड़ा उ मत कर दीजिएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, अब चलिए अंतर देखिए थोड़ा सा, देखिए अ धन अ मिलके आ बना। यहाँ आपको कोई कह सकता है कि अ और आ भी मिलकर आ होता है, तो बात सही है, लेकिन ये मौलिक स्वर ही हैं। ध्यान से देखिए, जैसे छोटा बड़ा बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, उसी तरह अ क्या है, छोटा भाई, आ क्या है, बड़ा भाई, ई क्या है, छोटा भाई, बड़े ई क्या है, बड़ा भाई। तो इसी तरह से आप मानिए कि एक ही भाई अगर हैं तो एक ही है ना, तो वो आपके मूल स्वर ही हैं। यानी ध्यान से देखिएगा कि अ और ई और उ अगर मिलकर के बना है, तो यहाँ हम एक कह सकते हैं कि ये जो है एक ही मूल स्वर से मिलकर के बना है, एक ही मूल
स्वरों से मिलकर बना है, मिलकर बना। लेकिन हम यहाँ इन 4 स्वरों की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना है। चलिए अब बताइए, जब दो अलग अलग स्वरों से मिलकर के बना है तो इसे हम क्या कह सकते हैं? हम इसे संयुक्त स्वर कह सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं संयुक्त स्वर। ध्यान से देखिएगा, क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर। यानी आपको अब ध्यान देने दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछे दीर्घ स्वर, कोई आपसे पूछे संधि स्वर, कोई आपसे पूछे बड़ा स्वर, कोई आपसे पूछे गुरु स्वर, कोई आपसे पूछे दीर्घ स्वर, तो आप कितना ना क्या कहेंगे? उनकी संख्या क्या बताएंगे? 7। लेकिन यदि आपसे कोई संयुक्त स्वरों की बात करे या प्रश्न में आपसे संयुक्त स्वरों की संख्या पूछी जाए, तब केवल और केवल आपका आंसर कितना होगा? 4 होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आगे हम कहेंगे दूसरा भेद। हमारा पहला भेद हो गया, यानी किसके आधार पे? ध्यान से देखिएगा। अब हम दूसरे आधार पे चलेंगे। दूसरा कौन सा आधार होगा? आप लोग बताएंगे। ओष्ठ की आकृति। ध्यान से देखिएगा, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ध्यान से देखिएगा, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद, पर स्वरों के भेद। अच्छा, आप सभी लोग बताएं, ओंठ की आकृति के आधार पर स्वरों के मैंने कितने भेद बताया था? ध्यान से देखिएगा, 2 भेद बताया था। कितने होंगे? 2 भेद होंगे। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जब मैंने स्वरों के भेद किया था तो 3 भेद थे, लेकिन जब ओष्ठ की आकृति के आधार पर हम भेद करते हैं तो 2 भेद। देखिए, नाम से ही पता हो गया आपको, ओष्ठ की आकृति यानी आकार। यानी ध्यान से देखिएगा, इसके आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देखिए, पहला वर्तुल, दूसरा अवर्तुल। नीचे लिखते हैं, दूसरा होगा अवर्तुल। चलिए, वर्तुल को हम वृत्तमुखी भी बोलते हैं, वृत्तमुखी या वृत्ताकार, जबकि इसे हम अवर्तुल, अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। ध्यान से देखिएगा, नाम इसलिए सब ले रहा हूं, पता चला वृत्तमुखी न दे के वर्तुल दे दे, वर्तुल न देकर वृत्ताकार दे दे, तो कोई भी नाम ले। वृत्ताकार का मतलब वृत्त के आकार का, यानी सर्किल। सर्किल जानते होंगे, वृत्त यानी सर्किल का रूप। ध्यान से देखिए, पहले इसकी परिभाषा यदि आप जान जाएं तो निश्चित रूप से अब आपको देखिएगा, इसको याद करा देंगे। बहुत लोग भूल जाते हैं कौन कौन से स्वर वर्तुल में आएंगे, कौन अवर्तुल में आएंगे। अगर हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, वादा करता हूं कभी पूरी लाइफ में नहीं भूलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यानी जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ऊंट वृत्त का आकार ले ले, लेकिन कैसे ले ले? आगे आकर के। ध्यान से देखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में ऊंट आगे आकर, थोड़ा सा आगे चला है और वृत्त का आकार ले ले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्तुल या वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत रखेंगे। चलिए हम देखते हैं, हम नहीं बताएंगे, आप ही बताएंगे किन स्वरों के उच्चारण में हमारा ऊंट जो है आगे की तरफ आकर के वृत्त का आकार ले लेगा, वह वर्तुल होगा। तो कौन कौन सा होगा? ध्यान से देखिए, जैसे हम बोलते हैं, चलिए शुरू से बोलते हैं। 11 स्वर हैं, 11 को बोलेंगे। और क्या हमारा, आप स्वयं देखिए, क्या हमारा ऊंट आगे की तरह आया और आगे की तरफ आकर के क्या वृत्त का आकार लिया? नहीं लिया। आ इसमें भी नहीं लिया, ई नहीं लिया,
ऊ ले लिया। ध्यान से देखिए, ऊ मैं बोला, ज्यों ही ऊ मैंने बोला त्यों ओंठ कहाँ आ गया, बाहर की तरफ आ गया और एक वृत्त का आकार ले लिया। देखिए आप स्वयं बोल के देखिएगा, ऊ, तो ऊ को हम कहाँ रख देंगे, ऊ को हम रख देंगे वर्तुल में। ध्यान से देखिए ऊ। चलिए बड़ा जब ऊ हो रहा है तो बड़ा ऊ भी होगा, ऊ, इसमें तो और ज्यादा बन गया। आप लोग लिखेंगे ऊ। अब देखिए ए, ए और आय में भी बाहर की तरफ ओंठ नहीं आ रहा है, ना वृत्ताकार बन रहा है। ध्यान से देखिए, ओ में भी आ गया। ध्यान से देखिए ओ, औ में भी बाहर आ गया। तो ध्यान से देखिए ये चार स्वर हैं जो कि वर्तुल के अंतर्गत आएंगे। और क्यों आएंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारा ओंठ थोड़ा सा आगे आकर वृत्त का आकार ले लेता है, इसलिए इन चारों स्वरों को हम वर्तुल, वृत्तमुखी या वृत्ताकार की संज्ञा देते हैं। ध्यान से देखते हैं अवर्तुल। अब आपको पता ही है जब ये चार वर्तुल हो गए, ये प्रकार दो ही होते हैं, तो जो बच गया वो सब क्या है, अवर्तुल। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ओंठ बाहर की तरफ आकर वृत्ताकार न हो, यानी न तो बाहर की तरफ आए और न तो वृत्ताकार बने, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवर्तुल। तो देखिए क्या क्या बच गया, अ, आ, ई, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, ई, ऊ तो इसमें आ जाएगा, ए और आए। अच्छा एक और है री। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए अब ये कितने हो गए। अगर ये 4 हैं तो ये 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। यानी अगर वर्तुल स्वरों की कोई संख्या पूछे तो 4, और अगर अवर्तुल की कोई संख्या पूछे तो 7। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आप ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद जो हमने बताया वह आप पूरी तरह समझ भी गए, सीख भी गए और याद भी हो गया आपको। अगर हो गया कि नहीं यह जरूर बताइएगा कमेंट में, मैं आपसे जानना चाहूँगा। धन्यवाद।